हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो रिवीजन सीरीज थी वो चल रही थी, तो वो खत्म हो चुकी है। अब हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब कि इस सीरीज के अंदर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करेंगे। जो पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सोल्व करेंगे वन बाय वन इस सीरीज के अंदर। तो बच्चों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे ध्यान देना, क्योंकि अगर इस वीडियो से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर वो इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से आते हैं। पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं में से आते हैं। तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इन वीडियोस से। तो बच्चों, अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो डी फार्मेसी का कोर्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगा एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। और साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, उससे रिलेटेड जो पीपीटीज है या फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स है, वो सब अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों, अभी जाके चेकआउट करो और अभी जाके परचेज करो हमारे ऐप पे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको रेगुलरली जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो जो आज इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हुआ है, राइट अबाउट डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ के डिटरमिनेंट्स क्या क्या है उनके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चाहिए अभी इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर इसका आंसर है, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब डिटरमिनेंट्स वो होते हैं या फिर वो फैक्टर्स होते हैं हेल्थ। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब कि जो अपनी जो हेल्थ है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसको मतलब कि हमारे जो हेल्थ का स्टेटस है उसको बताते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है। अब इसके अंदर बता, इसके बारे में पूछा गया है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आएगी, फिर उसका टाइप्स आएंगे, मतलब कि कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल हो गई है, सोशल इकोनॉमिक्स है, वो वाले फैक्टर्स हो गए, और जो हेल्थ सर्विस है वो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ को या फिर वो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं। ठीक है। हमने ये शॉर्ट में बताया इसका आंसर। आप इसको क्या चाहिए तो इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। आज के इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है लिस्ट आउट द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन। मतलब ये पूछ रहा है कि जो प्रोटीन की डिफिशियंसी कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में, मतलब उनका नाम लिखिए। ठीक है। तो इसके इसका आंसर आएगा, क्वाशियोकोर होती है उसे, और मेलास्मस जैसी बीमारियां होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। आप चाहे तो इसके अंदर और भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ 2 लाइन नहीं लिखनी है, इसके अंदर थोड़ा और लिख सकते हैं। हमने क्या है कि इसके अंदर शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है। आगे इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन हुआ है, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज एंड गिव 2 एग्जाम्पल। मतलब इसके अंदर पूछा गया है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, उसके 2 एग्जाम्पल क्या क्या है वो बताइए। ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिटेड हो जाए। ठीक है। उसको बोल रहे हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज, और इसके एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के बारे में लिखिए। ठीक है। तो इसके आंसर है कोकाई। मतलब जो स्पेरिकल शेप के होते हैं उनको कोकाई बोला जाता है। जो बेसिलस होते हैं, मतलब जो रोड शेप के होते हैं उनको बेसिलस बोला जाता है। और जो तीसरा मतलब स्पाइरल शेप, मतलब स्प्रिंग शेप के होते हैं उनको स्पाइरला बोला जाता है। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन वो है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कि टर्म्स को डिफाइन करना है, वो कौन कौन सी है। पहली टर्म है इसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, तो इसके अंदर माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। मतलब कि वो एजेंट या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज या फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं अपन इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरी टर्म इसके अंदर इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर एंट्री एंड मल्टीप्लाई ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन द बॉडी। मतलब कि जो अपनी बॉडी के अंदर एंट्री ले और अपनी बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई हो या फिर रिप्रोड्यूस करे, उन्हीं को बोलते हैं अपन इन्फेक्शन। ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर हेल्थ। अब हेल्थ टर्म इसको डिफाइन करना है। तो इसके अंदर स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि अपन अपनी जो फिजिकल फिट हो, अपन मेंटली फिट हो, और जो अपने सोशली भी हमारे जो रिलेशन है सबके साथ वो अच्छे रहे, उसी को बोलते हैं अपन हेल्थ। ठीक है। अब सर आगे बात करते हैं। अपने छठा क्वेश्चन हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटीजियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब जो कंटीजियस डिजीज क्या होती है और कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना अपन को। तो इसका डिफरेंस देखते हैं। तो इसके अंदर कंटीजियस डिजीज होती है स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब जो कंटीजियस डिजीज होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू वन पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर फैलती है। और जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो कैसे फैलती है, वो सेपरेट स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकती है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे वेक्टर्स के थ्रू भी फैल सकती है। अब इसके एग्जांपल है कंटीजियस का एग्जांपल चिकन पॉक्स। ठीक है। और जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका एग्जांपल है मलेरिया।
इनका 7वां क्वेश्चन है वो है राइट आर हैजर्ड्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कि नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे वो देखते हैं। तो इसके अंदर है इसका आंसर है हियरिंग लॉस पहला मतलब कि हमारी जो हियरिंग लॉस है वो होने लगती है इससे, दूसरा इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होने लगता है, फिर हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस होने लगता है इससे। तीसरा इसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब जो हमारी स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगती है ये नॉइज़ पॉल्यूशन। चौथा इसके अंदर हाइपरटेंशन मतलब कि हमारे को हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ होने लगती है इससे। ठीक है? अब अगले अगला क्वेश्चन है वो है 8th क्वेश्चन है राइट द पॉजिटिव ऑर्गेज़म ऑफ मतलब कि अगर अब इसके अंदर पूछा गया है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में, कौन-कौन सी डिजीज़ के बारे में, तो इसके अंदर पहला है सिफिलिस के कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर है ट्राइकोनेमा पैराडियम इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। दूसरा इसके अंदर वॉफिंग कफ, अब वॉफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है उसके बारे में, वो है ब्रोडेल्ला पेर्टुसिस, ठीक है? अब तीसरा इसके अंदर चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है वारिसेला वायरस, ठीक है? इसके अंदर अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन बाय फर्स्ट एड राइट इट इम्पोर्टेंट मतलब कि जो फर्स्ट एड से आप क्या समझते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो उसके बारे में पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका आंसर है फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और इल पर्सन बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव मतलब कि फर्स्ट एड ऐसा है कि इमीडिएट केयर होती है मतलब कि इमीडिएटली दिया जाता है अगर कोई किसी की चोट लग जाती है या फिर कोई बीमार हो जाता है अगर मेडिकल हेल्प ना आए उससे पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है फिर जो केयर दी जाती है उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। अब इसकी इंपॉर्टेंस है सेफ लाइफ मतलब वो अगर किसी पर्सन की जान भी बचा सकती है। दूसरा इसके अंदर प्रिवेंट वर्सिंग मतलब कि अगर उसको वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन में जाने से बचाती है मतलब कि तो गंभीर होने से बचाती है फिर इन डेंजर होने से बचाती है उस बीमारी को। ठीक है? तीसरा इसके अंदर प्रमोट्स रिकवरी मतलब वो हमारी जल्दी रिकवरी के लिए प्रमोट करती है। ठीक है? अब इससे आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। इसमें उसके अंदर आगे जो है राइट एनी 3 कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब ये हार्ट से रिलेटेड कौन-सी 3 बीमारियों के नाम बताइए? तो उसके अंदर पहले ये हाइपरटेंशन, दूसरा इसके अंदर हार्ट अटैक, तीसरा इसके अंदर स्ट्रोक, ठीक है? अब फिर हम आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है पार्ट बी। तो बच्चों इस पार्ट बी के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन है वो क्लासिफाई द फूड बेस्ड ऑन सोर्स एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब इसमें ऐसा बोला गया कि फूड को आप क्लासिफाई करो मतलब अलग-अलग पार्ट्स में बाँटो उसके सोर्सेज़ के बेसिस पे और उसके न्यूट्रिटिव के वैल्यू के बेसिस पे। और उसके अंदर आगे क्वेश्चन है राइट द फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन मतलब कि जो विटामिन्स है उसके फंक्शंस के बारे में बताओ और उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताओ। तो उसका आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड मतलब फूड को क्लासिफाई करा गया है इसके अंदर। तो पहला इसमें बेस्ड ऑन सोर्सेज़, सोर्सेज़ के बेस पे फूड को क्लासिफाई करा गया है, वो है प्लांट ओरिजिन में कौन-कौन से फूड्स होते हैं, वो है सीरियल्स हो गए, जो फ्रूट्स हो गए और जो वेजिटेबल्स है, वो प्लांट के बेसिस पे होते हैं। दूसरा इसमें एनिमल से कौन-कौन से फूड्स मिलते हैं, कौन-कौन से सोर्स मिलते हैं, वो पूछा गया है। तो उसके अंदर है मिल्क मिल्क मिलता है हमारे को एनिमल से, दूसरा इसके अंदर एग्स मिलते हैं, तीसरा इसके अंदर मीट्स मिलता है हमारे को एनिमल से। अब इसके अंदर पूछा गया है बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू, अब न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करा गया है। तो उसके अंदर पहला एनर्जी मतलब कौन-कौन से फूड्स हैं हमारे को जो एनर्जी देते हैं। तो उसके अंदर पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स। जैसे अब बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारी मसल्स ग्रोथ के अंदर कौन-कौन सा जो फूड है वो काम में आता है। तो उसके अंदर हमारा प्रोटीन प्रोटीन हमारे जो मसल्स बिल्डिंग और जो हमारी ग्रोथ है उसके काम में आता है। अब तीसरा इसके अंदर प्रोटेक्टिव फूड्स अब मतलब हमारे प्रोटेक्शन के काम में कौन-कौन से आते हैं मतलब हमारे लिए हमारे जैसे इम्यूनिटी का काम कौन से फूड करते हैं वो उसके बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स है वो हमारे जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करते हैं। ठीक है? अब आगे इसके अंदर देखते हैं फंक्शंस और विटामिन्स मतलब विटामिन्स के फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन मतलब जो हमारे बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है उसको मेंटेन करने में विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। मतलब जैसे कि हम चल रहे हैं तो वो फंक्शन मेंटेन करने में हम जो सोच रहे हैं उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में काम में आता है। दूसरा इसमें बूस्ट इम्यूनिटी मतलब ये जो विटामिन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है? तीसरा है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही है, उसको मेंटेन करने में या उसको कराने के अंदर हेल्प करते हैं विटामिन्स। ठीक है? चौथा है इसके अंदर प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब जो किसी भी किसी भी वजह से हमारे के अंदर डिफिशियंसी डिजीज़ हो रही है तो उसको मेंटेन या फिर उसको प्रिवेंट करने के अंदर हेल्प करते हैं विटामिन्स। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन्स मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है विटामिन्स की उसके बारे में। तो उसके अंदर है रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट मतलब जो विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक है? वो डिपेंड करता है दूसरा इसके अंदर डिपेंड ऑन एज, सेक्स एंड हेल्थ हेल्थ कंडीशन मतलब वो डिपेंड करता है हमारा एज क्या है मतलब हमारी एज क्या है, हमारा सेक्स क्या है मतलब वो मेल है, फीमेल है। दूसरा तीसरा इसमें हेल्थ कंडीशन मतलब कि जो हमारी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है ये। अब तीसरा इसमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड सफिशिएंट विटामिन्स मतलब जो हमारी बैलेंस डाइट होती है हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन्स का या फिर हमारा विटामिन इनटेक हो जाते हैं इससे। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर 12वें क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर पूछा गया है राइट एंड नोट ऑन मतलब इसके अंदर बोला गया है कि इन इन चीज़ों पे नोट लिखे। तो पहला है इसके अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर मतलब कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर पे नोट लिखिए। तो इसमें आप क्या-क्या लिखोगे उसके बताया गया है। तो इसके अंदर है पहले इसके अंदर अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल मतलब कि टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन जो है उसको अवॉइड करें बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें उसको। मतलब उसका कंजम्पशन नहीं करना आपको, इससे हम बच सकते हैं कैंसर से और उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है इससे। दूसरा इसमें हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज मतलब कि हेल्दी डाइट कंज्यूम करने से और या रेगुलरली एक्सरसाइज करने से बच सकते हैं हम कैंसर से।
तीसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग मतलब कि रेगुलरली अगर हम हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाएँ तो इससे भी हम कैंसर से बच सकते हैं। चौथा इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मतलब कि अगर कैंसर को अगर हम रेगुलरली चेकअप्स कराएँगे तो इससे क्या है कि हम क्या हमारा कैंसर का जो ट्रीट डायग्नोसिस है वो जल्दी हो जाएगा और उससे क्या है कि हम उसका ट्रीटमेंट ले सकेंगे और इससे बच सकेंगे। दूसरा इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अब मतलब कि हम डायबिटीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। तो उसके अंदर पहला है हेल्दी डाइट मतलब कि हमको रेगुलरली हेल्दी डाइट कंज़्यूम करनी चाहिए। इससे क्या है कि हमारी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी और वो हमारे को नहीं होगी। दूसरे अंदर रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू भी हम इनसे बच सकते हैं। तीसरा इसके अंदर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग मतलब कि जो हमारा ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है, हमारी रेगुलरली चेकअप्स है, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा इसके अंदर ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट है इंसुलिन मतलब जो इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, उसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ओरल ड्रग्स मतलब ओरल ड्रग्स का यूज़ करके भी हम इससे बच सकते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं डिफिशिएंसी डिफाइंड डिजीज़ मतलब कि डिजीज़ क्या होती है? राइट अबाउट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट एंड देयर प्रिवेंशन मतलब कि इसमें पूछा गया है आगे कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कौन-कौन से होते हैं और उसके प्रिवेंशंस के बारे में बताओ। सबसे पहले इसका आंसर है इसके अंदर डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन व्हिच नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज़ डिस्टर्ब्ड मतलब कि जो डिजीज़ के अंदर है हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है मतलब इम्बैलेंस हो जाती है, उसी को बोलते हैं अपन डिजीज़। ठीक है? अब बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के बारे में कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो उसके अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो वायरसेस होते हैं, फंगाई, प्रोटोज़ोआज़ ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज़ करते हैं। अब इनके प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं डिजीज़ होने से, ठीक है? पहला इसके अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू हम बच सकते हैं कि मतलब रेगुलरली वैक्सीनेशन के थ्रू हम इनसे डिजीज़ से बच सकते हैं। दूसरा इसके अंदर हाइजीन मेंटेन करने से बच सकते हैं। तीसरा इसके अंदर सेफ फूड एंड वाटर मतलब कि सेफ फूड और सेफ पानी पीने से हम या फिर क्लीन वाटर पीने से हम इनसे बच सकते हैं। चौथा इसके अंदर अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन मतलब अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में अपन ना आए तो उसके थ्रू हम बच सकते हैं इससे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइन डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या होती है उसको डिफाइन करें। राइट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में लिखना है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब कि फैमिली प्लानिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी लिखना है। ठीक है? अब इसके अंदर चलते हैं आगे कि डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन साइज स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डेमोग्राफी हमारे को ये बताती है कि जो पॉपुलेशन है उसकी साइज कितनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है मतलब वो कैसे हमारे कंट्री के अंदर कितनी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसका उसके बारे में बताती है डेमोग्राफी। अब मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड नेचुरल मेथड के थ्रू प्रोटेक्ट या फिर फैमिली प्लानिंग प्लान कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर बेरियर मेथड, तीसरा इसके अंदर हार्मोनल मेथड, चौथा इसके अंदर आईयूडीएस और पांचवा इसके अंदर सर्जिकल मेथड्स। ये इसके मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के एडवांटेजेस के बारे में, क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके। तो उसमें पहला है प्रिवेंट अनप्रोटेक्ट या अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। दूसरा इसमें कंट्रोल पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में लाते हैं। तीसरा इसमें इंप्रूव मैटरनल हेल्थ मतलब जो हमारी जो मदर चाइल्ड है, फिर जो मदर है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के अंदर काम में आते हैं। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के। तो पहले इसके अंदर साइड इफेक्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा इसके अंदर फेलियर रिस्क मतलब इसके फेल होने के चांसेस होते हैं। तीसरा इसमें रिक्वायर्ड अवेयरनेस मतलब कि अगर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर अगला क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है? इन कंडीशन के अंदर उनके बारे में बताओ। तो पहला है इसमें स्नेक बाइट मतलब कि अगर स्नेक बाइट करे तो उसके अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर पहला है कीप पेशेंट काम मतलब जो पेशेंट है उसको काम में मतलब उसको बोले कि शांत हो जाए। दूसरा है इसमें इमोबिलाइज अफेक्टेड पार्ट मतलब जो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे स्नेक ने बाइट करा है तो वहाँ पे क्या है उस एरिया को इमोबिलाइज कर दे मतलब कि स्टेराइल कर दे उसको। तीसरा इसके अंदर डू नॉट कट और सक मतलब कि उसको जहाँ पे स्नेक ने बाइट करा तो उसको उस पार्ट को काटे नहीं और उसको चूसे भी ना मतलब कि सक भी ना करे उसको। चौथा है इसके अंदर टेक टू हॉस्पिटल इमीडिएटली मतलब उस पेशेंट को जिसको जिसको स्नेक ने बाइट करा तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के लिए भेजें। दूसरा इसके अंदर हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक के अंदर क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में पता है, उसके बारे में पूछा गया। तो उसके अंदर है मेक पेशेंट रेस्ट मतलब कि जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया उसको रेस्ट करने के लिए बोले। दूसरा इसके अंदर गिव एस्पिरिन इफ अवेलेबल मतलब कि उस पेशेंट को एस्पिरिन की टेबलेट दें अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो। तीसरा इसके अंदर कॉल इमरजेंसी हेल्पलाइन मतलब कि अगर आप जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करें। चौथा इसके अंदर सीपीआर इफ नीडेड मतलब कि चौथा है इसके अंदर सीपीआर दे उसको अगर उसको ज़रूरत है या अगर आपको देना आता हो तो उसको सीपीआर दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एक्सप्लेन इफेक्ट एंड प्रिवेंशन उसके इफेक्ट के बारे में बताओ और उसके प्रिवेंशन के बारे में बताओ कि हम इससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में। तो उसके अंदर एयर पॉल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर मतलब कि एयर पॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे हमारी जो एयर है हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो उसी को बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। अब इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं क्या-क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसमें पहला है रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब कि इन वो
पोल्यूटेड एयर इनहेल करने से हमारे को रेस्पिरेटरी जैसी डिजीज हो सकती है, दूसरा जैसे आई इरिटेशन होता है इससे, तीसरा जैसे हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, क्या-क्या प्रिवेंशन है इसके, ठीक इससे कैसे बचा जा सकता है एयर पॉल्यूशन से। तो इससे पहला है रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन, मतलब जो हमारा व्हीकल पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करा जाना चाहिए। दूसरा है यूज़ क्लीन फ्यूल, मतलब जो फ्यूल है वो क्लीन यूज़ करना चाहिए, मतलब कि मिलावटी या फिर अडल्टरेटेड फ्यूल यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरे अंदर प्लांटेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करनी चाहिए, फिर प्लांट लगाने चाहिए। चौथा इसके अंदर अवॉइड बर्निंग वेस्ट, मतलब ये जो वेस्ट अपन जलाते हैं उसको हमारे को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है, अगला क्वेश्चन है राइट पॉजिटिव एजेंट ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ, मतलब कि पॉजिटिव एजेंट के बारे में लिखना है, ट्रांसमिशन कैसे फैलता है उसके बारे में, और उसके प्रिवेंशन और उसके कंट्रोल के बारे में लिखना है इन इन डिजीज के। वो पहले डिजीज के अंदर टाइफाइड, अब ये टाइफाइड के पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है साल्मोनेला टाइफस, एक पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ये फैलता है, मतलब इसका ट्रांसमिशन होता है। अब इसके प्रिवेंशन है हाइजीन और वैक्सीनेशन, मतलब कि हाइजीन हमारा आस-पास सफाई और खुद की सफाई रखनी चाहिए, और वैक्सीनेशन के थ्रू इससे हम बच सकते हैं। दूसरी बीमारी इसके अंदर लेप्रोसी, लेप्रोसी की पॉजिटिव एजेंट होता है मायोबैक्टीरिया लेप्रा, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब किसी कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट के थ्रू ही फैलती है। ठीक है, इसका प्रिवेंशन है अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर आपको पता चल गया आपको लेप्रोसी है तो आप इसके अर्ली ट्रीटमेंट लें, इससे आप इससे बच सकते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? राइट डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, अब इसके अलग-अलग स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोबायोलॉजी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब स्टेनिंग टेक्निक होती है, पहली है सिंपल स्टेनिंग, दूसरी है ग्राम स्टेनिंग, और तीसरी है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये 3 टेक्निक्स होती है। मुझे ये 10 नंबर के क्वेश्चन थे। तो आपको 10 नंबर में सिर्फ़ इतना ही नहीं लिखना कि जितना हमने बताया है। आप इसके अंदर और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको अभी शॉर्ट में रखा है। ठीक है? आप इसके अंदर और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ़ इतना ही नहीं लिख के आओगे, आप इसके अंदर और भी लिख के आना है। ठीक है? तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है। बच्चों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चा अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको वीडियो अच्छे से दिया जाएगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।